सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है डीसी यादव और आप सभी लोगों का डीआरडीसी एजुकेशन पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 9 जून 2025 का करंट अफेयर्स, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए डीआरडीसी एजुकेशन को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे जो 9 जून 2025 के अखबारों की सुर्खियाँ थी हमारे एग्जाम की दृष्टि से। उसमें शामिल है दुर्लभ खनिज, उल्लास कार्यक्रम, मणिपुर पुनः सुर्खियों में इसका अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, FATF, 16वां वित्त आयोग, प्रोजेक्ट एलिफेंट और विश्व महासागर दिवस। साथियों, बारी बारी से इसका अध्ययन करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की ओर। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स की। ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में चीन के द्वारा दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद भारत समेत दुनिया भर में गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। इस चुनौती के समाधान के लिए भारत सरकार ने 1500 करोड़ की योजना के अंतर्गत दुर्लभ खनिजों की रिसाइकलिंग की रणनीति अपनाई है। साथ ही भारत में अभी चौथा सेंट्रल एशिया भारत वार्ता संपन्न हुआ नई दिल्ली में। वहाँ मध्य एशियाई देशों के साथ भारत ने सहमति दर्ज की है कि वो जितने भी मिनरल्स खनिज हैं, मतलब दुर्लभ खनिज हैं, उनका संयुक्त खोज करेगा और उसके विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। इसलिए सुर्खियों में था। साथियों, अगर हम बात करें दुर्लभ खनिजों के भू राजनीतिक महत्व का, तो चाइना लगभग 60 से 70% की आपूर्ति करता है, और जब चीन ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया तो पूरी दुनिया के सामने एक संकट उत्पन्न हो गया। अब भारत जैसा देश जो आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है, उसके लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। अगर इसके उपयोग की बात करें साथियों, तो दुर्लभ खनिजों का जो उपयोग है वो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में किया जाता है, जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, टीवी या अन्य डिजिटल गैजेट्स में। इसके अलावा अस्थायी चुंबक, जिसमें नियोडियम, डिस्प्रेशियम से बने मैग्नेट, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, पवन टरबाइन, हार्ड ड्राइव, हेडफोन आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। रक्षा उपकरण की बात करें तो मिसाइल, रडार, थर्मल इमेजिंग जैसे उन्नत सैन्य तकनीकों में दुर्लभ खनिजों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा साथियों, प्रकाश डिस्प्ले जैसे LED हो गया, फ्लोरोसेंट लाइट हो गया, टीवी, मोबाइल में यूरोपियम टर्बियम जैसे दुर्लभ खनिज का उपयोग किया जाता है। साथियों, कांच और सिरेमिक्स में भी सिरेमिक और सेरियम, लेंथियम जैसे दुर्लभ खनिज का उपयोग होता है। चिकित्सा उपकरण जो है MRI मशीनों में भी गैल्वेनियम जैसे दुर्लभ खनिज का उपयोग होता है। और हाइड्रोजन एनर्जी की बात करें, जिसमें ट्रिटियम या अन्य हाइड्रोजन बैटरी में फ्यूल सेल में इसका प्रयोग होता है। तो आपने देखा कि कैसे दुर्लभ खनिजों का एक आज के मॉडर्न ज़माने में कितनी उपयोगिता है। ऐसे में चीन ने जब इस पे निर्यात पे प्रतिबंध लगाया, हालांकि चाइना ने सीमित निर्यात की अनुमति दी है, लेकिन वो भी केवल अमेरिका को, USA को। देखिए, कहते हैं ना, इनमें दुश्मनी होती साथियों, पैसे वालों के बीच में कोई दुश्मनी नहीं होती, क्योंकि चाइना ने जो दुर्लभ खनिजों की निर्यात की सीमित अनुमति दी है वो केवल अमेरिका को ही दी है और किसी देश को नहीं दी है। ऐसे में भारत के पास जितना भी दुर्लभ खनिज है, अब 1500 करोड़ रुपए के साथ उसका रिसाइकलिंग करने का प्रयास कर रहा है भारत। बात करें कि कौन कौन से दुर्लभ खनिज हैं, तो इसमें जैसे मैंने बताया, नियोडियम, डिस्प्रोशियम, लेंथेनम, स्कैंडियम, ट्रिटियम, पैनामाइट, ये दुनिया का सबसे दुर्लभ खनिज है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है UPPCS में। और क्वाएथोइट, ये केवल म्यांमार में पाया जाता है। साथियों, तो ये सभी दुर्लभ खनिज हैं। हमने आपको बताया यहाँ पर कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, किन किन चीज़ों में, इसलिए हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है साथियों कि सुर्खियों में है उल्लास कार्यक्रम। अब ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि भारत सरकार के द्वारा उल्लास कार्यक्रम की जब शुरुआत की गई, तो इसके बाद अब पूर्वोत्तर राज्यों में साक्षरता दर में वृद्धि हो रही है। यह कार्यक्रम वयस्क साक्षरता और जीवन कौशल को बढ़ावा देता है। साथियों, इसके अंतर्गत हमने देखा कि मिजोरम देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बनने का गौरव हासिल किया। हाल ही में गोवा ने 99.72 साक्षरता के साथ देश का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना।
ये सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना, तो मिजोरम। दूसरा कौन सा बना, गोवा। गोवा साथियों लगभग 100% की साक्षरता दर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है, क्योंकि लगभग देखो 99.72% के आसपास लिटरेसी हासिल की है गोवा ने, तो इसलिए सुर्खियों में था साथियों। उल्लास कार्यक्रम की बात करें तो 15 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं, लगभग 5 करोड़ अशिक्षित लोग, इनको बुनियादी और कौशल साक्षरता प्रदान करना इसका लक्ष्य है, इसका उद्देश्य है। और जिन राज्यों में साक्षरता दर 97% से अधिक हो जाएगी उसको पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ऐसे में मिजोरम पहला राज्य था जो 98% से ऊपर साक्षरता दर हासिल की, जबकि गोवा दूसरा राज्य था जिसने 99% से ऊपर लिटरेसी हासिल की साथियों। अब बात करते हैं मणिपुर सुर्खियों में है। मणिपुर एक बार पुनः सुर्खियों में है तनाव और हिंसा के कारण। इसके कारण साथियों मणिपुर के 5 जिलों में इंटरनेट और सोशल मीडिया की सेवाएं बंद कर दी गई है। एक स्थानीय नेता की गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ और शांति बनाए रखने का वहां पर प्रशासन प्रयोग एक तरीके से जरूरी पानी नजर बनाए हुए है, लेकिन हिंसा को देखते हुए सरकार ने इस पर 5 जिलों में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर रोक लगा दी है। हम सभी जानते हैं साथियों कि मणिपुर काफ़ी महीनों से एक तरीके से 2 जनजातीय समूह के टकराव के कारण जल रहा है। तो इसके अगर कारण की बात करें तो यहाँ पर कारण जो है 2 समुदायों के बीच झगड़ा है। एक तो समुदाय है मतई समुदाय और एक है कुकी। ये दोनों जनजातीय समुदाय हैं। ये लंबे समय में दोनों में नाराजगी चल रही है। मतई समुदाय की मांग है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले जिससे उन्हें सरकारी लाभ मिल सके, लेकिन कुकी व अन्य जनजातियाँ इससे नाराज होगी क्योंकि उन्हें डर है कि उनका हक ना छिन जाए। हालांकि ये कोर्ट के फैसले के बाद लागू किया गया था, उसके बाद हिंसा फैली थी साथियों। अब बात अगर हम मणिपुर की करें साथियों तो मणिपुर राज्य की स्थापना पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत 21 जनवरी 1972 को की गई थी। इसी दिन 21 जनवरी 1972 को 3 राज्य को दर्जा मिला था जिसमें मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर शामिल है। साथियों मणिपुर की अगर बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। यहाँ पर लोकसभा की केवल 2 सीटें हैं और राज्यसभा की एक, काफ़ी छोटा राज्य है, और विधानसभा में यहाँ पर 60 सीटें हैं। मणिपुर के बारे में साथियों बता दें, जिन्होंने पूर्वोत्तर भारत का मैप देखा है तो मैं ऐसे मैप बनाने का प्रयास करता हूँ, तो यहाँ पर आपको मणिपुर मिलेगा साथियों, जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से मणिपुर काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए। मणिपुर से जो प्रमुख सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें सबसे प्रमुख सवाल है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ से कई बार एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, रेलवे, ग्रुप डी जैसे एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर में। साथियों ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो लोकटक झील पर स्थित है और यहाँ संघाई हिरण का प्राकृतिक निवास है। साथियों लोकटक झील भी सुर्खियों में रहता है, हमेशा पूछा जाता है क्योंकि ये भारत का मीठे पानी की झील है और यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि इसी झील में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तैरता हुआ है, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये संघाई हिरण का एक प्राकृतिक आवास है जिसे डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है और ये केवल साथियों मणिपुर में पाया जाता है और गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजातियों में शामिल है। मणिपुर में एक राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है मणिपुर शास्त्रीय नृत्य। टोटल शास्त्रीय नृत्य साथियों देश में है 8, हम सभी जानते हैं। 8 शास्त्रीय नृत्यों में से मणिपुर शास्त्रीय नृत्य है जो कोमल भाव भंगिमा और भक्ति रस पे किया जाता है। ये रासलीला जो कृष्ण की है, राधा और कृष्ण की कथाओं पर आधारित होता है। यहाँ से भी सवाल बनाए जाते हैं साथियों। मणिपुर में जो प्रमुख जनजातियाँ हैं उनमें लगभग 33 जनजातियों को मान्यता प्राप्त है जिसमें नंगा, कुकी, मतई। मतई कुकी लगभग 1 साल से सुर्खियों में, तो यहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावना है साथियों। अब बात करते हैं FATF यानी फाइनेंशियल एक्सटेंट टास्क फोर्स की बात करें तो सुर्खियों में इसलिए क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र में और G7 देशों के मंचों से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने के लिए आवाज़ उठा रहा है। हमने कल आपको पढ़ाया था कि भारत G7 समिट में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कनाडा जा रहे हैं, जहां 91 G7 समिट का आयोजन हो रहा है।
तो वहाँ पर भारत अब कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल करवाए। साथियों, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त है, इसलिए उस पर कड़े निगरानी रखना जरूरी है। बात अगर साथियों करें FATF की, तो इसकी स्थापना 1989 में G7 देशों में के द्वारा की गई थी, इसीलिए G7 में इसका मुद्दा उठाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और फ्रांस में इसकी स्थापना की गई थी। इसके 2 लिस्ट होते हैं, एक ग्रे लिस्ट, एक ब्लैक लिस्ट। किसी देश को अगर इसमें शामिल करना है तो आतंकवाद का वित्त पोषण, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में विफलता और FATF के लगभग 40+11 मानकों का उल्लंघन शामिल है। साथियों, ग्रे लिस्ट में अगर शामिल देशों की बात करें तो इंडिया TB के अकॉर्डिंग अल्जीरिया, अंगोला, बुल्गारिया, बुर्किना फासो, कैमरून, कोटा डियाइवर, क्रोशिया, कांगो गणराज्य, हैती, केन्या, लाओस, लेबनान, माली, मोनाको, मोजाम्बिक, नामीबिया, नेपाल, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, सीरिया, तंजानिया, वेनेजुएला, वियतनाम और यमन शामिल हैं। साथ ही इसमें टोटल 25 देशों को शामिल कर रखा गया है। इसमें अमेरिका की दादागिरी चलती है साथियों, और अमेरिका के सुझाव पर या अमेरिका की प्रयासों के बाद ही पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया। लेकिन अगर ब्लैक लिस्ट की बात करें तो इसमें 3 देश शामिल हैं, जिसमें उत्तर कोरिया है, ईरान है और म्यांमार है। म्यांमार को इसलिए शामिल किया गया कि जब म्यांमार में तख्ता पलट हुआ, हिंसा हुआ, रोहिंग्या का आपने मुद्दा सुना होगा, उसके बाद म्यांमार को शामिल किया गया था। ईरान को शामिल करने के पीछे राजनीतिक मंशा है अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका और ईरान एक दूसरे के बीच में नहीं जमती। 36 का आंकड़ा हम सभी जानते हैं। और उत्तर कोरिया जो है एक तानाशाही देश है और रसिया प्रो कंट्री है एक तरीके से। तो ऐसे में साम्यवादी देश है, समाजवादी अवधारणा पे बना हुआ है, तो इसलिए एक तरीके से इसको भी शामिल किया गया है। अब साथियों बात करते हैं 16वें वित्त आयोग की। ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर जी को आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया, इसलिए चर्चा में है। बात अगर साथियों हम वित्त आयोग की करें तो एक संवैधानिक आयोग है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का उल्लेख है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 वर्ष में किया जाता है। इसकी संरचना बहुसदस्यीय साथियों, इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं और सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के प्रमुख कार्य की बात करें तो केंद्र राज्यों की भी राजस्व वितरण की सिफारिश करना इसका काम है। राज्यों को अनुदान यानी ग्रांट इन एड देने की सिफारिश करना और केंद्र और राज्यों की वित्तीय संतुलन बना रहे इसका प्रयास करना और राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर सलाह देना, ये वित्त आयोग का काम है साथियों। जहां से पिछले 2-3 सालों में सवाल पूछे गए हैं, मगर उनकी बात करें तो बार बार पूछा गया है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे या कौन है, तो NK सिंह साहब थे। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष BY रेड्डी जी थे और वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चल रहा है। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया साहब, जो पहले नीति आयोग के सदस्य हुआ करते थे। अगला प्रमुख खबर है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि भारतीय वायुसेना के अधिकारी शुभांशु शुक्ला 10 जून को साथियों अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर जाने वाले पहले भारतीय रूप में चयनित हुए हैं। ये सवाल आने वाले समय में एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और ये जाएंगे SpaceX के फॉल्कन 9 रॉकेट से, जो हम जानते हैं कि अभी ट्रंप और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में जो भिड़ंत चल रही है ये उन्हीं का है साथियों। और यह भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है क्योंकि देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में कदम बढ़ाने का ये संकेत है। अब भारत के लिए किस लिए महत्व है, अगर मैं भारत की बात करूं या अन्य चीज़ों की बात करूं तो यह अंतरिक्ष मानव जीवन के टिकाऊ बनाने के लिए और मंगल मिशन जैसे भविष्य के लिए आधार प्रदान करता है। साथियों ISS में 5 देशों के द्वारा संचालित किया जा रहा है, लेकिन चीन का अपना स्वतंत्र स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है तियांगोंग। ये हाल ही में रेलवे एग्जाम में पूछा गया था कि तियांगोंग जो अंतरिक्ष स्टेशन है किस देश का है, तो ये चीन का है और चीन का अपना स्वतंत्र है। बाकी 5 देश मिलकर इसको संचालित कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका, UAE, रशिया, कनाडा जैसे देश शामिल हैं। भारत की बात करें साथियों तो भारत गगनयान भेजने की प्रयास कर रहा है, जहां पर मानव मिशन, भारत का पहला मानव मिशन गगनयान होगा।
इसके लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त होगा और शुभांशु की उड़ान भारत के अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैश्विक पहचान को मजबूत करेगी। इससे भारत के युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान में करियर बनाने का प्रेरणा मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की वैज्ञानिक क्षमता और अंतरिक्ष सहयोग को भी बढ़ावा मिल सकता है। साथियों, आज का आखिरी न्यूज़ है विश्व महासागर दिवस। ये हर वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। इस साल की जो थीम थी वो थी नए गहराइयों को जागृत करना। अब एक न्यू डेप्थ्स। महासागरों की सुरक्षा और जैव विविधता संरक्षण जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को उजागर करता है। साथियों, महासागर की बात करें तो दुनिया में लगभग 71% पानी महासागरों के रूप में पृथ्वी पर फैला हुआ है और यहाँ से 70% ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। इसलिए महासागर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, महासागर की बात करें तो दुनिया में कुल 5 महासागर हैं, जिसमें सबसे बड़ा महासागर प्रशांत यानी महासागर पैसिफिक ओशन, जहाँ पर मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना ग्रंथ है जो 11,000 मीटर साथियों गहरा है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना जो गर्त है किस महासागर में है। तो साथियों, ये प्रशांत महासागर में आता है और जो प्रशांत महासागर है रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये प्रशांत महासागर के चारों ओर क्या है, भूकंपीय क्षेत्र हैं। क्यों है, आगे इसकी हम चर्चा करेंगे कभी। दूसरा है प्रमुख महासागर अटलांटिक महासागर, जो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच स्थित है और व्यापार के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला जो महासागर है वो यही है। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। टाइटैनिक जब जहाज साथियों यहीं पे डूबा था, अटलांटिक महासागर में ही। तीसरा प्रमुख महासागर है इंडियन ओशन, जो भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से घिरा हुआ है। ये गर्म पानी के लिए जाना जाता है। ये तेल, गैस और संसाधनों से समृद्ध है। चौथा प्रमुख महासागर है दक्षिणी महासागर, जिसको पहले दक्षिणी अटलांटिक महासागर के नाम से जाना जाता था। ये जलवायु संतुलन में साथियों अहम भूमिका निभाता है। व्हेल और पेंगुइन के निवास स्थान भी यहाँ पर है। अगला है आर्कटिक महासागर। ये सबसे छोटा और सबसे ठंडा महासागर है। ये उत्तरी ध्रुव पे स्थित है। साथियों, साल भर ये बर्फ से ढका रहता है। यहाँ ध्रुवीय बालू व अन्य ठंडे जीवों का निवास स्थान है। साथियों, अब बात करते हैं महासागर को। उस मैप में देख लेते हैं तो ये दोनों तरफ आपको ये पैसिफिक ओशन मिल जाएगा। यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ये सदर्न ओशन है साथियों, और ये इंडियन ओशन है। जो टाइटैनिक जहाज है वो यहीं पे जो डूबा था और यहाँ पे आपको मैरियाना गर्त मिलेगा। तो साथियों, ये थे आज के अखबारों की सुर्खी। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। सेशन पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।